दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी ये इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन वाला फंड है। मगर हाइब्रिड फंड्स ही क्यों? जैसे हम सबको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, वही अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें रिस्क बहुत कम होती है। मगर इक्विटी में रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी ज्यादा आते हैं और डेट में अगर आप कम रिस्क चाहते हो तो ऑब्वियसली कम रिटर्न्स आपको आएंगे। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आप आ जाओगे मीडियम रिस्क पर, और यही कंसेप्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का कि डेट के वजह से लो रिस्क हो जाता है ये, और इक्विटी के वजह से रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। यानी इन दोनों का फायदा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में होता है। और दोस्तों हाइब्रिड फंड का एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट को हर रोज देखना नहीं पड़ेगा। अरे आज मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आपको टाइमिंग द मार्केट की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो भी आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो इतना ज्यादा क्रैश नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। और इस रिस्क को कम करने के बावजूद आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो सर्टेनली डेट इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा, मगर इक्विटी की कंपैरिजन में इसकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। और आपको अगर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है जिसकी वोलेटिलिटी कम है तो आपको एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत कम वोलेटाइल है। मगर अगर आप स्टॉक मार्केट बहुत बार देखते हो या फिर कंसिस्टेंटली देखते हो और आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है क्योंकि आप अच्छे से फंडामेंटली किसी म्यूचुअल फंड को या फिर इक्विटी को एनालाइज करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जी हाँ दोस्तों, बैलेंस्ड फंड इतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो आप खुद भी मेंटेन कर सकते हो। और अगर आप खुद से ये बैलेंस मेंटेन कर पाते हो तो ऑब्वियसली किसी भी बैलेंस्ड फंड के कंपैरिजन में आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ला सकते हो। मगर इसके लिए आपको इन्वेस्ट बहुत ही वाइजली करना होगा, और अगर आप इन्वेस्ट वाइजली कर पाते हो तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हो इक्विटी में ही। मगर ये हर बार सच नहीं होता। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा कमाया कम और गवाया ज्यादा है। तो अगर आपको भी यही डर है कि आप कहीं ज्यादा ना पैसा गवा बैठे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक हाइब्रिड फंड में, जिससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली एक हाइब्रिड फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और आपको स्टॉक मार्केट को देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हाइब्रिड फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है। इसमें आज हम मेजरली कवर करने वाले हैं 3 कैटेगरीज: कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और अग्रेसिव। अब दोस्तों इसमें भी मल्टी एसेट, इक्विटी सेविंग्स और आर्बिट्राज ये भी टाइप्स है, मगर आज इस वीडियो में हम इन फंड्स के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव वो कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड्स है जिसमें रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि ये इक्विटी में सिर्फ 10 to 25% इन्वेस्ट करते हैं। वही अग्रेसिव वो कैटेगरी होती है जो टोटली कंजर्वेटिव के ऑपोजिट होती है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स ये इक्विटी से कम होगी क्योंकि ये 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मगर कंपेयर टू कंजर्वेटिव ये बहुत ज्यादा है। वही बैलेंस्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें रिस्क मीडियम होती है, क्योंकि ये 40 to 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी कंप्लीटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और आप स्टॉक मार्केट से
दूर रहना चाहते हो मगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कॉर्पस अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो आप कंजर्वेटिव में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर अग्रेसिव एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इस अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी से ज़्यादा आप एक इक्विटी का ही म्यूचुअल फंड ले ले, जिससे आपको इससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मगर बैलेंस्ड वो कैटेगरी है जो एक परफेक्ट कैटेगरी लगती है, मगर इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर हमें कहा जाए कि हमें 50% इक्विटी में और 50% डेट में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्यों ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड की कैटेगरी ले? ये हम खुद भी कर सकते हैं, राइट? हम 50% अपना कॉर्पस डेट फंड्स में लगा सकते हैं और 50% इक्विटी में, और अगर मार्केट करेक्शन देता है तो हम हमारा डेट का थोड़ा सा कॉर्पस निकाल के इक्विटी में डाल सकते हैं। ये हम खुद भी कर सकते हैं। इसी के चलते बैलेंस का अगर आपको सही से एडवांटेज लेना है तो आपको इन 3 कैटेगरी के बजाय बैलेंस्ड एडवांटेज हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। मगर ये मेरी राय है, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है तो आप कंजर्वेटिव पर भी जा सकते हो। अगर आप बैलेंस की कैटेगरी चूज कर रहे हो तो क्यों फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो सिर्फ 50% इक्विटी और 50% डेट के साथ? इसमें आप आपकी रिस्क थोड़ी सी बढ़ा सकते हो और आपके फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम दे सकते हो कि ये मार्केट को एनालाइज करके कितना भी परसेंटेज इक्विटी और कितना भी डेट में डाल सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिलेंगे और रिस्क भी बहुत कम होगा। और ये जो कैटेगरी है वो लगभग फ्लेक्सी कैप फंड जैसी ही है। फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम दे देते हो, वैसे ही इसमें भी अगर आप फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम दे देते हो इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वो फ्रीडम बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकता है और इसका यील्ड आपको मैक्सिमम मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स का हम आपके लिए ये कॉम्बिनेशन लाए हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 बैलेंस्ड एडवांटेज हाइब्रिड फंड्स। मगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एग्जैक्टली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड काम कैसे करता है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में, जब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, यानी इस समय अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का पी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस केस में जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तब ये डेट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी ऑपोजिट, अगर आपको याद होगा कि मार्केट मार्च में क्रैश हो गया था, तब मार्केट अंडर वैल्यूड था। तो जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड होता है तब ये डेट में से अपना पैसा निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि इन्हें कंपलसरी 50% इक्विटी में या फिर 80% डेट में ही इन्वेस्ट करना है, जिसके चलते इस फंड को एक बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और इस फ्लेक्सिबिलिटी का फंड मैनेजर भी बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। और आपको खुद को ये ट्रैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अरे मार्केट क्रैश हो गया, क्या ये अंडरवैल्यूड है, क्या ये और क्रैश होने वाला है, क्या इस समय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करें थोड़ा और क्रैश होने के लिए। इन सब चीज़ों की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फंड मैनेजर्स देख लेंगे। अब दोस्तों, इस डायनामिक एसेट एलोकेशन में कुल मिलाकर 26 फंड्स हैं। इसमें से कई फंड्स नए हैं और इन नए फंड्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास इतना डेटा नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके रिस्क पैरामीटर्स है, वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके चलते हम उन फंड्स को निकाल देते हैं जिनका 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारे पास रहते हैं कुल मिलाकर 17 फंड्स जो डायनामिक एसेट एलोकेशन के अंडर आते हैं। अब इसमें अगर आप इन सब फंड्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स जिन्होंने दिया है, इससे अगर आप सॉर्ट करोगे तो सबसे पहला है एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, उसके बाद आदित्य बिरला एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, तीसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और चौथा है यूलिप प्लान UTI का। अब इसमें ये जो आदित्य बिरला एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है,
इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो ये सिंपली अपने ही बाकी फंड्स में डालते हैं और ये ऑलमोस्ट एवरी एसेट में इन्वेस्टेड है, जैसे इक्विटी में इन्वेस्टेड है, इक्विटी एडवांटेज, शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, गोल्ड ETF, स्मॉल कैप, फोकस्ड इक्विटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लगभग सारे कैटेगरीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इन सब इंडिविजुअल फंड्स का आपको एक्सपेंस रेशियो लगने ही वाला है, मगर इसके ऊपर भी आपको इनका भी एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है, जो एक बिल्कुल भी अच्छी आइडिया नहीं है। और ये सिंपली सारे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अगर आप आपकी रिस्क कम करना चाहते हो तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि डेट में कब डालना है और इक्विटी में कब। इसीलिए हम इस फंड को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करने वाले हैं। तो अब हमारे पास रहता है 16 फंड्स और इसमें रिटर्न से पहले हम इनका अल्फा देख लेते हैं, यानी इन्होंने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न लाया है। अब यहाँ पर बेंचमार्क कंसिडर होगा BSE ऑल कैप और S&P BSE इंडिया बॉन्ड इंडेक्स का कॉम्बिनेशन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे फंड्स का अल्फा नेगेटिव है, यानी ये जो फंड्स है इन्होंने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स लाए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो हम उन फंड्स को निकाल देते हैं जिन फंड्स का अल्फा -1 से कम है। अब -1 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव अल्फा का कंसिडर कर दोगे तो बहुत सारे फंड्स पहले ही स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिसके चलते मैंने ऐसे फंड्स भी लिए हैं जिनका अल्फा थोड़ा सा ही कम है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इसमें आ जाते हैं ये 8 फंड्स, और ये 8 फंड्स के अलावा भी आप अगर देखोगे तो सिर्फ 4 फंड्स का अल्फा पॉजिटिव है। और इन सारे फंड्स के रिटर्न्स को देखने से पहले हमें इनके रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंड का यही मोटिव है कि ये कम रिस्क ले इक्विटी के कंपैरिजन में और वोलेटिलिटी भी ये कम दे मगर रिटर्न्स भी मॉडरेट दे। तो सबसे पहले तो हम रिस्क पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो जो फंड्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनके ही हम रिटर्न्स पोर्टफोलियो ये सारा डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने अल्फा में देखा कि जिस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया है वो है एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसका अल्फा 2.7 है और ये जो बाकी के 3 फंड्स है जिनका अल्फा पॉजिटिव है इन्हें हम मॉडरेट कर देते हैं। और एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बाद सबसे अच्छा अल्फा जिसका है वो है DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इसका अल्फा 1.67 है। वही L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 1.16, SBI डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का 0.27 है। और ये जो बाकी के फंड्स है उनका अल्फा नेगेटिव है। तो हमें इन सारे टू बी स्पेसिफिक इन चारों फंड्स को रेड कर देना चाहिए। अब बाकी के 4 फंड्स जो है वो है IDFC डायनामिक इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एक्सिस डायनामिक इक्विटी और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इनका अगर हम बीटा देखेंगे, बीटा यानी वोलेटिलिटी, तो ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी इस फंड में जितनी कम उतना अच्छा होता है, क्योंकि हम हाइब्रिड फंड्स में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें वोलेटिलिटी और रिस्क बहुत कम चाहिए। तो सबसे पहले तो बीटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर सॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे कम वोलेटिलिटी एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड और L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की है। इनका बीटा 0.47 और 0.49 है, तो इसे ग्रीन कर देते हैं। इसके बाद DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का 0.53, SBI डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का 0.53 और एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 0.65 है, तो इन्हें मॉडरेट कर देते हैं। और IDFC डायनामिक इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज, इन सब की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें इसे रेड कर देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शार्प रेशियो की, यानी ये कितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब शार्प रेशियो जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा होता है और आपको ऐसे ही फंड्स चूज़ कर लेने चाहिए, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर हाइब्रिड में। ऐसे फंड्स आपको चूज़ करना चाहिए जिनका शार्प रेशियो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड।
0.59 है इनका शार्प रेशियो, वही डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन और एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन दोनों का मॉडरेट है। और बाकी एसबीआई डायनामिक, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला और एक्सिस, इन सब का शार्प रेशियो बहुत कम है, तो हम इन्हें रेड कर देते हैं क्योंकि ये इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब इसके बाद जो पैरामीटर हमें देखना चाहिए वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको वोलेटिलिटी ही बताता है और ये एग्जैक्टली आपको बताता है कि ये फंड कितना डिविएट करता है अपने करंट रिटर्न से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये भी जितना कम हो उतना अच्छा होता है। और अगर हम इसे भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर सॉर्ट कर देते हैं तो सबसे कम डिविएशन है एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का, 9.54 है इनका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसे हम सबसे पहले तो ग्रीन कर देते हैं। वही एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन, डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन और एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इन तीनों का मॉडरेट कर देते हैं। वही आईडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आदित्य बिरला, ये तीनों फिर से रेड जोन में जाते हैं क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों मजे की बात देखिए, ये जो 4 फंड्स हैं जिन्होंने निगेटिव अल्फा दिया है, वो चारों आप देख सकते हो कि बाकी के कैटेगरीज में भी बहुत पुअर है, यानी ये ना ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ना ही इनका वोलेटिलिटी अच्छा है और ना ही इनका स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा है। ऑफ कोर्स इसमें एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड एक एक्सेप्शन है क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम और वोलेटिलिटी भी सबसे कम है, मगर इनके जो रिटर्न्स है वो भी बहुत कम है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो आपको इन चारों फंड्स को तो अवॉइड ही करना चाहिए। यानी टू बी स्पेसिफिक, आपको आईडीएफसी डायनामिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज, एक्सिस डायनामिक इक्विटी और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप इन चारों को निकाल देते हो तो अब आपके पास रहते हैं ये 4 फंड्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोच सकते हो। सबसे पहला है एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा है डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, तीसरा एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और चौथा है एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अल्फा यानी रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है। इनके कैटेगरी में ये हाईएस्ट है ही, मगर ये कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स ला रहे हैं। यही नहीं, इनका शार्प रेशियो देखिए, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया, यानी ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन और वोलेटिलिटी भी मॉडरेट ही है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सबसे पहला चॉइस है वो है एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। मगर दोस्तों देखिए, अब मजे की बात यह है कि डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन और एलएनटी बैलेंस एडवांटेज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशियो दोनों भी बहुत नज़दीक है। यही नहीं, इनकी वोलेटिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर अगर आप इनके रिटर्न्स देखोगे तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन को सैक्रिफाइस कर सकते हो थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स के लिए, तो मेरे हिसाब से एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बाद सेकंड नंबर पर आता है डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। भले ही एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा में सबसे आगे है, मगर इनके जो रिटर्न्स है वो थोड़े से कम है अगर एडलवाइज और डीएसपी से कंपेयर करें तो। मगर फिर भी एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत ही बढ़िया फंड है, इसीलिए फर्स्ट एडलवाइज, सेकंड डीएसपी और थर्ड हम एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को चूज करते हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड को भी प्रेफर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका जो अल्फा है वो बहुत कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। यही नहीं, इनकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, शार्प रेशियो भी कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा है। हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में ये अच्छा है, अबव एवरेज ज़रूर है, मगर इन तीनों के कंपैरिजन में ये इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ ये 3 फंड्स ही चूज करेंगे। तो अगर हम इन 3 फंड्स की रिटर्न्स की बात करें तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स में एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड ने सबसे ज्यादा 26.63% का रिटर्न दिया है। उसके बाद डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन ने 14.83% का रिटर्न। थर्ड है एलएनटी बैलेंस एडवांटेज फंड, इसने 14.54% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर आप इनका 3 इयर्स का भी रिटर्न देखोगे तो ये 12.12% है एडलवाइज का,
10.34% DSP और L&T का 9.14% है। और 5 ईयर का आप अगर रिटर्न देखोगे तो एडलवाइस का 13.22%, DSP का 11.44 और L&T का 10.33% है। वही अगर आप इनके SIP रिटर्न्स देखोगे तो 3 इयर्स के 19.79%, एडलवाइस के DSP के 14.43, L&T के 12.80 है। वही 5 ईयर SIP रिटर्न्स भी एडलवाइस के 15.39, DSP 11.63 और L&T 10.73% है। इनका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 2221 करोड़ है, DSP का 2251 करोड़ और L&T का 1055 करोड़ है। इस समय अगर हम इनका एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इक्विटी में एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 67.8% इन्वेस्ट करते हैं, वही डेट में 28.2% और कैश इक्विवेलेंट इनके पास 4% का है। इनके अगर हम डेट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट 13% है, वही A1 प्लस बॉन्ड्स में 7.86%, सॉवरेन में 5.81 और AAA में 4.71% इन्वेस्ट करते हैं ये। इसके अलावा इनकी अगर टोटल इक्विटी होल्डिंग्स हम देखेंगे, ICICI है इनकी टॉप होल्डिंग 5.7%, फिर है HDFC बैंक 4.96% और थर्ड है इन्फोसिस 3.95%। इसके अलावा DSP एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनका एसेट एलोकेशन इस समय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 46.2% है और इक्विटी में सिर्फ 29.4% है और डेट में 24.4%। ये सबसे ज्यादा 16% AAA बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सॉवरेन में 3.22, AA में 2.96, टर्म डिपॉजिट में 1.41 और A1 प्लस बॉन्ड्स में 0.77% इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी की इनकी टॉप होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज 6.86%, फिर है इन्फोसिस 5.21% और थर्ड है ICICI बैंक 5.1%। अब L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की हम अगर बात करें तो इनकी इक्विटी में है 34.3% की होल्डिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है 40.3% और डेट में है 25.4%। डेट के पोर्टफोलियो में ये AAA में करते हैं 9.82% इन्वेस्ट, सॉवरेन में 8.72, टर्म डिपॉजिट में 4.37 और A1 प्लस बॉन्ड्स में 2.41% इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में इनकी टॉप होल्डिंग है ICICI बैंक 5.29%, सेकंड है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5.19% और थर्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.86%। अब इनका अगर हम 3 ईयर का रोलिंग डेटा देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है वो है एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, वही ब्लू है DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन और ये जो इंडिगो है वो है L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। और अगर हम इन तीनों को समझने के लिए निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करेंगे तो जरा ये देखिए, जब मार्च में मार्केट क्रैश हो गया तब इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखिए, ये इतने नहीं फॉल हुए जितना निफ्टी 50 या कोई और इक्विटी फंड फॉल हो गया। ये बहुत ही कम वोलेटाइल है और इसीलिए बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ निफ्टी 50 इसको बीट कर रहा है, मगर ये फंड रिटर्न से ज़्यादा रिस्क पर फोकस करता है, जिसके चलते इसका वोलेटिलिटी देखिए। और अगर हम हमारी टाइम फ्रेम थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो भी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 बहुत ही अग्रेसिवली मूव हो रहा है। उनके कंपैरिजन में ये 3 फंड्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कम वोलेटिलिटी दिखाकर, कम स्टैंडर्ड डिविएशन है और ऐसे अच्छे रिटर्न्स लाए हैं, जिसके चलते जो लोग रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं उनके लिए ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप इनका 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे तो लेस देन 0 सिर्फ L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 0.24 टाइम्स गया है। वही ये जो 3 फंड्स है वो सबसे ज्यादा 0 to 10% का ही रिटर्न देता है। वही 10 to 20% बहुत ही कम बार DSP ने दिया है। L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 12.82% टाइम्स दिया है। वही एडलवाइस इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा 22% टाइम्स इन्होंने 10 to 20% का रिटर्न दिया है। मगर क्योंकि इनका जो एम है वो रिटर्न्स नहीं है, रिस्क है, तो ये जो डेटा है वो सर्टेनली बहुत मैटर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन फंड्स के
टैक्स की। अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो बैलेंस्ड फंड होते हैं वो उनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली टैक्स्ड होते हैं। यानी इक्विटी ओरिएंटेड जो बैलेंस्ड फंड होते हैं उसका टैक्स प्योर इक्विटी की जैसा ही होता है। यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से ज्यादा आप होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हो जाता है इक्विटी कंपोनेंट पर तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का होगा। उसके अलावा डेट कंपोनेंट जो होता है बैलेंस्ड फंड का वो प्योरली डेट फंड की तरह ही उसे भी टैक्स दिया जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टर के इनकम में ऐड किया जाता है और उनके टैक्स के स्लैब के अनुसार उसे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 3 इयर्स से ज्यादा अगर आप उस फंड को होल्ड करते हो तो आपको 20% आफ्टर इंडेक्सेशन पे करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल दोस्तों, अगर हमें इन्हें रेटिंग देना है तो हम देंगे एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को 5 कॉइन रेटिंग, डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन को 4 कॉइन और एलएनटी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को 3 कॉइन रेटिंग। तो ये तो थी हमारी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की एनालिसिस। मगर आप इसमें से कौन सा फंड चूज करोगे हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए और इन्वेस्टोरी को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए।